नमस्कार, मैं आपका प्यारे थे सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं एचएन क्लासेस में। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? क्लास 10th की मैथ में हम कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। देखो, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर है ना, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय। देखो, पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय। इससे क्या पूछेगा? HCF ज्ञात करवाएगा। इससे आपको क्या करवाएगा? HCF ज्ञात करवाएगा। और दूसरा है क्या? HCF और LCF और HCF है, इससे क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखो, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय। दूसरा है HCF और LCF, है ना। और तीसरा है परिमेय और अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर मैं आपको इसके बेसिक यानी परिचय दूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा HCF और LCF के बारे में बताऊंगा, है ना। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। तो इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपके, वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? यूक्लिड विभाजन फॉर्मूले की। सबसे पहले हम बात करें यूक्लिड विभाजन परिमेय की। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जिसमें A क्या होता है? भाज्य। B क्या होता है? भाजक। और Q क्या होता है? भागफल। और R क्या होता है? शेषफल। ठीक है, ये मैंने बता दिया पहले कि ये साइनों का मतलब क्या है। और ये सिंपली भाग की तरह ही होंगे, पर इसके करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर कैसे HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लें। इस प्रकार है कि 25 और 625 में HCF ज्ञात करो। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से। देखो, सिंपली क्या होता है, हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये हो गया, ये भाग का फॉर्मेट रहता है, जिसके अंदर क्या? 625, ये 25। अब देखो, जो ये बाहर का होता है, ये बाहर का होता है, ये बाहर का क्या होता है? ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भाजक। ये अंदर का क्या होता है? भाज्य, है ना। और जो यहां पे आता है वो क्या होता है? भागफल। और जो नीचे आएगा वो क्या आएगा? शेष
शेषफल, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो अब इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। अब प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन, मैं देखो डॉट इसलिए लगा रहा हूं, इस पूरे को आप लिख रहे हैं ना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो इसमें हम मान रखते हैं तो 625, है ना, 625 बी क्या है 25। अब देखो इसमें भाग दो 25 का भाग दो, 25 एकम 25, 25 दो 50। देखो इनडायरेक्ट भी भाग जा रहा है, अगर आप डायरेक्ट भाग दोगे ना तो फिर जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो एक जीरो के अंदर, यानी कि नीचे भी आप जीरो के अंदर ला सकते हो, है ना। अब देखो मैं डायरेक्टली भाग दूं कि कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 625 और जीरो, है ना। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो 625 इंटू, यानी कि 25 इंटू 25, इसी तो फॉर्मेट में होता है कि ये भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आ गया शेषफल जीरो। जहां शेषफल जीरो आ जाए, जहां शेषफल जीरो आ जाए और जो भाजक के अंदर आती है संख्या, जो भाजक के अंदर आती है संख्या, वो एक उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो अतः भाजक क्या है 25 तथा शेषफल क्या आ गया जीरो। भाजक 25 तथा शेषफल जीरो आने के कारण जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ का मान क्या होगा 25 होगा। यही हो गया इसका आंसर। इस प्रकार हमें सारे जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सभी इस प्रकार से ही करने। अब देखो ये तो क्या हुआ कि डायरेक्टली हम मान थे और मान से हम डायरेक्टली कर दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसके अंदर मेरा तो एक चरण में हो गया, यानी कि ये क्या होते हैं चरण फर्स्ट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें सेकंड चरण भी आएगा, थर्ड चरण आएगा। जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। जब क्वेश्चन में जीरो आ जाए तब जो भाजक होगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना है किसी यूक्लिड विभाजन फॉर्मूले से। अब हम चलते हैं किस पर, सेकंड, वो क्या है एचसीएफ। सेकंड पे चलते हैं एचसीएफ पर। अब हम एचसीएफ पर एलसीएफ ज्ञात करना सीखते हैं। देखो आपके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से ही एलसीएफ व एचसीएफ पूछता है ना। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेंगे 6 और 20। इन दोनों में हमें एचसीएफ और एलसीएफ बताना है। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि सॉल्यूशन, जब अभाज्य गुणनखंड यानी इनके टुकड़े करने। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं 1 2, यानी कि अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 1 2 3 5 और कौन सी होती है 7, जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में जैसे इसको तोड़ेंगे तो 2 3 इंटू 1। अब देखो इसको तोड़ते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार ही करते हैं जिसमें फिर अब 2 का देते हैं, शुरुआत में 1 का देते हैं फिर 2 का देते हैं। 2 का दिया तो 3 आया, फिर 3 का दिया 1 आया, 1 में 1 दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार ये टुकड़े हो गए। अब इसी प्रकार मैं 20 का टुकड़ा करूं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करूं, 2 का दिया 10, फिर 2 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, ठीक है। अब मैं 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
3 नहीं 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएफ क्या होता है। सिंपली अतः एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है ना उसी को लेते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है तो मतलब 2, और 1 आ रहा है 1 1। ठीक है, तो इंटू 1 यानी कि आंसर क्या आ गया 2। इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो गया 2 हो गया। अब लेते हैं एलसीएफ। देखो एलसीएफ जो कॉमन है ना वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेते हैं। तो कॉमन क्या है 2 इंटू जो कॉमन नहीं है 1 2 ये रहा, 1 3 ये रहा, इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करते हैं, 4 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 2 यानी कि 60 इंटू 1 तो कितने हो गए 60। यानी कि इसका एलसीएफ आया 60 और एचसीएफ आया 2। ठीक है, ये तो हो गया भी एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना किस प्रकार से होता है। अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों पर। इनसे रिलेटेड फॉर्मूलों पर देखो एचसीएफ और एलसीएफ के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने ये क्या है फर्स्ट संख्या और ये क्या है सेकंड संख्या। अब कभी ऐसा भी होता है कि आपको एचसीएफ दे देता है और दोनों संख्याएं दे देता है और आपसे क्या पूछता है एलसीएफ पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र। देखो एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे एलसीएफ। ये हो गया किसका एचसीएफ का। अब एलसीएफ का देखो ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो एलसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या, ये फर्स्ट सेकंड संख्या ये है, और एल एचसीएफ। ठीक है, ये क्या हो गए 2 फॉर्मूले हो गए। 2 फॉर्मूले होने के बाद में अब और 2 फॉर्मूले लिखते हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या वाला। फर्स्ट संख्या बराबर, अब देखो मैं इसको इधर भेजूंगा तो इनटू में हो जाएगा, और जो ये सेकंड है इसको बटे में भेज दूंगा, तो एलसीएफ इनटू एचसीएफ बटे क्या लिखूंगा सेकंड संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकंड संख्या मुझे ज्ञात करनी होगी, तो एलसीएफ इनटू एचसीएफ बटे फर्स्ट संख्या। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूलों से मैं इसी एग्जांपल को सोल्व करके देखते हैं कि ये फॉर्मूले वाकई सही हैं या फिर गलत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या एचसीएफ ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। देखो एचसीएफ बराबर है ना, अब देखो एचसीएफ का फॉर्मूला है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो 6 इंटू 20 बटे तो एलसीएफ यानी कि 60। ठीक है, अब देखो इसको इंटू करेंगे तो 120 बटे 60 और 0 से 0 कैंसिल और 6 से 12 कैंसिल 2, यानी कि एचसीएफ से ही आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है ना। अब इसी प्रकार मैं एलसीएफ ज्ञात करूं, एलसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे क्या ज्ञात करना है एचसीएफ रखूंगा, एचसीएफ क्या है 2। ठीक है, अब देखो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 120 बटे 2, 2 के से इसको काटेंगे 6 बराबर 60, यानी कि एलसीएफ वाला भी रन कर रहा है, यानी कि एलसीएफ और एचसीएफ वाले फॉर्मूले बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड भी इनको भी जांच करते हैं। जैसे एलसीएफ कितना है 60 इंटू एचसीएफ कितना है 2। अब सेकंड संख्या यानी सेकंड संख्या 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और फर्स्ट संख्या आ गई 6, ये भी रन कर रहा है ना। अब इसी प्रकार ये मान इसके अंदर रखते हैं, तो देखो 60 इंटू 2 बटे फर्स्ट संख्या यानी सेकंड संख्या मैंने 20 ली थी, फर्स्ट संख्या 6 लूंगा तो बराबर 6 से 6 कट गया, क्या आएगा 10, और 10 इंटू 2 तो क्या आएगा 20, क्या आ गया 20। तो सेकंड वाला भी रन कर रहा है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको आपको
याद में रखना यानी याद करना है, जिनसे क्या है कि आप डायरेक्टली आंसर काट सकते हो, है ना। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। उनके बारे में हम जानेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो उन्हीं क्वेश्चनों पर हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए। फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, दूसरी है एचसीएफ और एलसीएफ, तीसरा है परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। इसकी एक कंडीशन होती है क्या, Q बराबर डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। और अगर P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती। ठीक है, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो क्या होती है, परिमेय संख्या, और जो P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखो एग्जांपल के से समझते हैं। देखो इसमें आपके क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पहले तो बताओ √2 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, बताओ जल्दी बताओ कि √2 यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं, अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, कमेंट करो जल्दी। ये ऐसे पूछता है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। √3 दे सकता है, √5 भी दे सकता है, किस प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो हम √2 लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है कि अब देखो इसे हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, यानी कि इसके विपरीत मानेंगे जब भी हम अपरिमेय संख्या पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्याएं है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया, अब ये मान लिया तो तुम क्या कह सकते हैं, अतः दो पूर्णांक लेते हैं, जो क्या है P व Q, दो पूर्णांक लेते हैं P व Q, है ना। अगर ये लेते हैं तो P बाई Q के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P बाई Q के बराबर √2 बराबर होना चाहिए, यानी कि √2 बराबर P बाई Q, जहां कंडीशन है कि चूंकि Q बराबर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ देखो, इस रूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूं, यानी कि 2 बराबर p² बटे q², रूट हट गया। अब देखो, अब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये 2 है ना, इस p² को विभाजित करेगी, यानी कि भाग चला जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 2q² बराबर
पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको यानी कि ये पी स्क्वायर जो ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो मैं इस p को p बराबर 2r मान लेता हूं, 2r मान लेता हूं, है ना 2r मान लेता हूं। r क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, क्योंकि जो ये p है, p भी पूर्णांक है, तो इसलिए ये r भी पूर्णांक है। अब देखो, अब ये पूर्णांक है, तो अब इसको मैं इस मान में रखूंगा, तो 2q r स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो p की जगह रखूंगा तो पूरा का होल का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। अब आप यहां देखोगे जब इसमें भाग दिया जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, यानी कि ये 2 q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि q से भी डिविजिबल है, यानी कि q में भी 2 का भाग जा रहा है, और p स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो ये √2 है, जो √2 है, ये हमने त्रुटि, यानी कि हमारी ये त्रुटि थी कि हमने इसको परिमेय संख्या माना, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या कि हमारी त्रुटि थी, इस कारण जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आज हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चाहे आप यहाँ √3 रख लो, 3 रखने के बाद में यहाँ 3 रख लो, 3 रख लो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आओ, 3 रख लो, फिर यहाँ पर भी 3 रख लो, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। तो आज हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर के बारे में देखा कि इन चैप्टर के अंदर किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछेगा। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या है, एल्गोरिथम परिमेय, दूसरा क्या है, एलसीएम, और तीसरा है परिमेय और अपरिमेय। इसमें आपसे सिद्ध करवाता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ उदाहरण करेंगे, उदाहरण से रिलेटेड फिर हम प्रत्येक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 तीनों सोल्व कराऊंगा और कंप्लीट उदाहरण कराऊंगा। तो धीरे धीरे हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।